Welcome to another lecture on NCERT CBSE Statistics for Economics। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और स्कोप का एक्चुअल मीनिंग है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट ये किन किन चीज़ों को अपने आप में शामिल करता है या कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्कोप ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो आज जब हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो हम 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। नंबर 1 नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और तीसरा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर और लिमिटेशंस, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ पे आते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, क्या ये साइंस है या ये एक आर्ट है। तो ये समझने के लिए कि क्या स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है या फिर ये एक आर्ट है, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि साइंस में हम क्या करते हैं, इसका नेचर क्या है और आर्ट किसे हम कहते हैं या आर्ट में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो साइंस होता है, साइंस में सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ होता है और जो आर्ट होता है, आर्ट में ह्यूमन जजमेंट यानी इंसानी फ़ैसला या इंसानी जो है ख्वाहिश जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। साइंस में ऐसा नहीं होता है, साइंस में सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो यानी कि अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से हम इलॉबरेट करते हैं। देखिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वाटर के एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब वाटर में H2O है यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि एटम्स होते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे कि किसी भी जगह वाटर होगा तो वहाँ पे ऐसा ही मामला होगा कि 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा हर किसी जगह, यानी कि ये रूल्स यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे। रूल के हिसाब से सिस्टम चलेगा। जो कायदा यहाँ पे होगा, जो प्रिंसिपल या रूल यहाँ पे होगा वो हर किसी जगह अप्लाई होगा। तो अब अगर आप पानी देखेंगे किसी भी जगह ज़मीन पर या किसी और जगह, तो हर जगह ये होगा H2O, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये तो एक मसला हुआ। जो पानी है वो पानी ही रहेगा हमेशा और उसकी नौइयत वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पानी को उबालना चाहेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट नीड्स 100 डिग्रीज़, तो उस पे ये उबलता है पानी, बॉयल होता है, तो ये हर जगह ऐसा ही होगा या हर बार आप करेंगे तो हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है। इसी तरह जो पानी है, अगर इसको आप स्नो की शक्ल में देखना चाहते हैं या स्नो इसको बनाएंगे तो हमेशा ये सेम कंडीशंस में स्नो में कन्वर्ट होगा। तो स्नो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ज़रिए से पानी स्नो में तब्दील हो जाता है तो ये हमेशा होगा, ये एक बार नहीं होगा। इसी तरह अगर आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तो जिस तरीके से एक बार होगा उस तरीके से बार बार होगा। तो ये रूल बेस्ड सिस्टम है, यानी कि जो भी मटेरियल चीज़ें हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं, वो लॉज फॉलो करते हैं और हमेशा इसी तरीके से लॉज फॉलो करते रहते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे आर्ट में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 पेंटिंग्स है, ये पेंटिंग 1 है, ये पेंटिंग 2 है। तो पेंटिंग 1 और पेंटिंग 2 अगर हम कहेंगे कि दो लोगों को बताएंगे कि आप अपनी बेस्ट पेंटिंग बनाओ, तो एक बंदा ये बनाएगा ये वाली पेंटिंग, दूसरा ये वाली पेंटिंग बनाएगा, तो उनकी पेंटिंग्स डिफरेंट होंगी क्योंकि वो अपने दिमाग का अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये पानी की तरह हर जगह पानी सेम है ऐसा यहाँ पे मसला नहीं है, बल्कि हर बंदे का अपना मिजाज होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम होगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे मकान बनाने का तरीका, घर बनाने के तरीके, हाउस बनाने का तरीका, तो कुछ जगहों पे इस तरीके के जो है हाउसेस होंगे, कुछ पे इस तरीके से दूसरे तरीके के हाउसेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाउस हर जगह वाटर की तरह सेम नहीं होता है। हाउस एक जगह एक तरीके का होता है, दूसरा दूसरे तरीके का होता है। तो यहाँ पे लोग जो है अपने जजमेंट का यूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी का यूज़ करते हैं, अपनी डिज़ायर्स दाखिल करते हैं इस मामले में। तो दिस इज़ रिलेटेड विद आर्ट। तो आर्ट में क्या होता है,
साइंस रूल बेस्ड होता है, और आर्ट में क्या होता है, आर्ट में ह्यूमन जजमेंट के लिए, इंसानी मर्जी के लिए स्पेस होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अब हम आते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है? हम कहते हैं यस, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। अब ये क्यों साइंस है? ये इसलिए साइंस है क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स तभी यूज़ होते हैं जब आपका कोई सिस्टम जो है वो रूल बेस्ड हो, वो लॉज को फॉलो करने वाला हो, तो तभी जाके मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स जो है वो यूज़ होते हैं। या मैथमेटिक्स जो है वो इसका अप्रोच जो है, इसकी टेक्निक्स जो है, मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से स्टैटिस्टिक्स ए साइंस बिकॉज मैथमेटिक्स यहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। दूसरा, यहाँ पे सिस्टमैटिक मेथड्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हर किसी जो है स्टेज में कलेक्शन ऑफ डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, फिर जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, बाकी सब चीज़ें, तो वहाँ पे सिस्टमैटिक मेथड्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। पूरे दिए गए मेथड्स हैं, उन्हीं से काम लेना पड़ता है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में हम एम्पिरिकल एविडेंस का यूज़ करते हैं, डेटा वगैरह का यूज़ करते हैं, और उसकी बुनियाद पर हम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और फाइनली जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें हम फोरकास्ट करते हैं इवेंट्स को, और ये इवेंट्स को फोरकास्ट करना जो है, यानी पहले से बताना है कि सिचुएशन क्या होने जा रही है, तो ये साइंस की बदौलत है। ये उसी जगह होता है जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रूल्स और लॉज को फॉलो करते हो, तो उसी जगह ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यस, स्टैटिस्टिक्स इज साइंस बिकॉज मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ होता है, एम्पिरिकल एविडेंस यूज़ होती है, और फोरकास्टिंग यहाँ पे पॉसिबल बन जाती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में, अगर आप जो है पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको एमएससी स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। वाई? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज़ इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स इज़ ए साइंस। लेकिन क्या स्टैटिस्टिक्स एक प्योर साइंस है? ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें आर्ट के भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो एक आर्ट भी है अपने आप में। वो बस जो है बिल्कुल 100% साइंस सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये एक आर्ट भी है। अब ये एक आर्ट भी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर कोई चीज़ वहाँ से ही नहीं दी गई है, लॉज हैं और उन्हीं लॉज के मुताबिक हर कोई चीज़ होगी, बल्कि ह्यूमन जजमेंट और ह्यूमन डिज़ायर जो है, इसका यहाँ पे अमल दखल होता है, इसके लिए स्पेस होती है स्टैटिस्टिक्स में। वो कैसे होता है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए, जब आपने किसी मेथड को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कलेक्शन ऑफ डेटा करना है, ठीक है, या आपने जो है इंटरव्यूज़ करने हैं, ठीक है, या आपने एवरेजेस निकालने हैं, तो हर जगह अगर आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, जो जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन फॉलो करेंगे, कौन फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। डिफरेंट लेवल्स पे जो है, जैसे कि मैंने कहा अभी, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, या उसमें फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। तो मुख्तलिफ जो इसमें स्टेजेस होते हैं, उनमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिनके दरमियान आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। या फिर सैम्पलिंग में अगर आप देखेंगे, सैम्पलिंग में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। इसलिए स्टैटिस्टिक्स प्योरली एक साइंस नहीं है। आप जो है आपने खुद का भी इसमें जजमेंट देखना होता है कि आपको क्या लगेगा सही क्या है, गलत क्या है, तो उसी हिसाब से आपने भी चलना होता है। हर कोई चीज़ वहाँ से ही नहीं दी गई होती है। दूसरी चीज़, जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो मुख्तलिफ लोग एक डेटा सेट को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट करते हैं, तो वहाँ पे भी ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है। और इसी तरह जब आप अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। आपने ये देखना होता है कि भाई सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से ही फिर आप जो है स्टैटिस्टिक्स और इसके मेथड्स वगैरह को अप्लाई करते हैं। तो हर जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेथड्स भी है, जिसकी वजह से ये साइंस बनता है, सिस्टमेटिक अप्रोच भी है, जिसकी वजह से ये साइंस बनता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस फॉर ह्यूमन जजमेंट भी है, ह्यूमन चॉइस भी है, तो इसलिए ये एक आर्ट बनता है। तो स्टैटिस्टिक्स वी कैन से इज़ ए साइंस एंड इट इज़ एन आर्ट एट द सेम टाइम।
अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये देखने के लिए कि स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम स्टैटिस्टिक्स को दो जो है ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरे को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अगर आप कहेंगे, हम कहेंगे कि इसके स्टैटिस्टिक्स के दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट फिर बनता है स्टैटिस्टिक्स, और यही स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, या यही चीज़ें फिर हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो पहले हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है? इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम स्टैटिस्टिक्स के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पर हम डेटा को समराइज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपने देखना होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एवरेजेस वगैरह आप निकालते हैं। तो ये एक डोमेन होता है किसका? स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम डेटा को समराइज करते हैं, कंसाइज बनाते हैं, डेटा को जो है उसके सेंट्रल वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सेंट्रल टेंडेंसी जब आप निकालेंगे, डिस्पर्शन जब आप निकालेंगे, वेरिएंस के वैल्यूज़ निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें डेटा को हमारे लिए डिस्क्राइब करती है कि ये डेटा एक्चुअली है क्या, ये हमें क्या बताता है। सो द पॉइंट हियर इज़ के एक हिस्सा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा जो हिस्सा है स्टैटिस्टिक्स का, उसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंस जो है, इन्फ्रेंशियल जो वर्ड है ये इन्फ्रेंस से आया है। इन्फ्रेंस का मतलब है किसी चीज़ से नतीजा निकालना किसी और चीज़ के बारे में। तो इट इज़ अबाउट ड्राइंग कंक्लूजन्स। जब हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं किसी पॉपुलेशन के मुतल्लिक, तो उसमें हम जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सैम्पलिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो ये हमें इस लायक बनाते हैं कि हम कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तब पॉसिबल होता है जब हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो सैम्पलिंग एक सिंपल एग्जांपल है। आपके पास एक पॉपुलेशन है, वहाँ उसका एक फॉर एग्जांपल आप एक सैंपल लेते हैं, एक छोटा सा सैंपल, और फिर इसके वैल्यूज़ निकालते हैं, और फिर जो इसके वैल्यूज़ हैं वो आप पूरे पॉपुलेशन के लिए सही समझते हैं। ये चीज़ आप सैम्पलिंग में जो है वहाँ पे ये चीज़ आप मुकम्मल तौर पे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि एक सैंपल के ज़रिए से हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स होती है स्टैटिस्टिक्स में जिनके ज़रिए से हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और उनको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल कहेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन सा है? इन्फ्रेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो बड़े डोमेन्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स है वो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट पर, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे 4 लिमिटेशंस का तज़किरा करेंगे। नंबर 1, ओनली क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं या जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे फंक्शन करते हैं, मार्केट कैसे फंक्शन करता है, हाउस होल्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और दूसरे को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जैसे कि प्राइस है, और फिर आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, इसकी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप यहाँ से लॉ ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की एनालिसिस हम स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से कर सकते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एनालिसिस है। लेकिन कुछ चीज़ों में हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लेंगे लव एंड हेट्रेड। अब ये 2 ऐसे वेरिएबल्स हैं, 2 ऐसे फीचर्स हैं जो पूरे दुनिया की हालत को यानी कि तय करते हैं कि दुनिया की हालत कैसी हो गई। हमारे फैमिलीज़, हमारी इंडिविजुअल लाइफ, नेबरहुड में का हमारी लाइफ और बाकी सारी चीज़ें तय करती है। कौन सी चीज़ें? लव एंड हैट्रेड। ये बहुत ही पावरफुल वेरिएबल्स हैं या फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं लव एंड हैट्रेड, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स नहीं हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको हम तोल नहीं सकते। तो इसलिए ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ये जो
एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ हैं, इन पे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक एरिया तो फिर दैट मीन्स कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के दायरे से बाहर चला जाता है। तो ये एक चीज़ है जो स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे याद रखनी वो है इट इज़ ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। तो हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप एक पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, फिर इसका एक सैंपल लेते हैं और सैंपल में फिर एवरेज आप निकालते हैं या पॉपुलेशन का भी आप एवरेज निकालेंगे और फिर आप कहेंगे कि एक पॉपुलेशन की कंडीशन ऐसी है या उसका फीचर ऐसा है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। जनरली यही होता है कि स्टैटिस्टिक्स में हमने एक सिंगल वैल्यू चाहिए होता है जो कि एवरेज जनरली होता है और उसी की बुनियाद पर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन ओब्वियसली इसमें कमियां भी रहती है क्योंकि एवरेज इज़ ऑलवेज एन एवरेज ओनली। ये हर वैल्यू को अपने आप में जो है ओब्वियसली हर वैल्यू को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता, जनरली रिप्रेजेंट करेगा लेकिन हर वैल्यू को नहीं बताएगा हमें कि सिचुएशन क्या है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसके कंक्लूजन्स जो होते हैं वो ट्रू होते हैं, वो सही होते हैं, लेकिन ओनली ऑन एन एवरेज। जो एग्जैक्टली ट्रू होंगे या हर वेरिएबल के लिए या हर जो है वैल्यू के लिए यानी कि वो ट्रू होंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज ये ट्रू होते हैं। तो ये भी आप आगे समझेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है इट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। देखिए स्टैटिस्टिक्स आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा है, फिर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, फिर आप डिस्पर्शन निकालते हैं, फिर आप इसी तरह रिग्रेशन कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इसी तरह फिर इंडेक्स नंबर्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में आती हैं और हम इनका तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इसके एक्सपर्ट्स बने। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, एक्सपर्टाइज नहीं होगी, तो हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन ये बनती है कि सब लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यूज़ नहीं करें। हालांकि ये यूज़फुल एक सब्जेक्ट है, इसमें इसके मेथड्स जो है वो बड़े यूज़फुल है, लेकिन हर कोई बंदा इनको यूज़ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। और फाइनली स्टैटिस्टिक्स की एक खसूसियत यह है कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। आपने काफ़ी सर्वेज़ में देखा होगा डेटा जो है वो इस तरह इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, कंट्रीज़ की तरफ से, जो एक गलत इमेज प्रेजेंट करता है जो अपोनेंट होता है उसके बारे में। तो वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हो सकता है और वो यूज़ जो है वो गलत हो सकता है। तो ये समझने के लिए कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किस तरह गलत हो सकता है, हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 2 दिन हम लेंगे, ठीक है। पहला डे जो है इसमें नॉर्मल वेदर है, ठीक है, वेदर नॉर्मल है और गाड़ियाँ रेगुलर तरीके से चलती हैं। अब ये जो डे है इसमें फॉर एग्जांपल एक दिन में 10 एक्सीडेंट्स होते हैं एक शहर में, ठीक है, छोटे बड़े 10 एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर आता है दूसरा दिन ये नॉर्मल नहीं होता है, इसमें जो है बादल होते हैं, वेदर बहुत ख़राब होता है, बैड वेदर वाला होता है, फॉग होती है, मिस्ट होती है, इसलिए धुंध होती है वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख रहे हैं कि 5 ही एक्सीडेंट हो गए, ठीक है। तो नॉर्मल डे में आप कितने एक्सीडेंट आपने देखे? 10। और जो वेदर जिस दिन ख़राब थी उस दिन कितने एक्सीडेंट हो गए? 5 ही एक्सीडेंट हो गए। तो इससे क्या हम ये नतीजा निकालें कि हमें उसी दिन गाड़ी चलानी चाहिए जिस दिन वेदर ख़राब हो? तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे मिसयूज़ होते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो हमें ये इंप्रेशन दिया जा सकता है कि भाई आपने अगर गाड़ी चलानी है तो वो चलाएं आप किस दिन? जिस दिन वेदर ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डे पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि नॉर्मल डे में मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं व्हीकल्स जो हैं वो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल की उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। जो पीपल जो ट्रैवल जिन्होंने किया उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये हम ऑन एन एवरेज फिर हम अगर निकालेंगे तो पर पर्सन अगर देखेंगे तो फिर हमें ये पता चलेगा कि भाई वेदर ख़राब जिस दिन थी, मौसम जिस दिन ख़राब था, तो उस दिन एक्चुअली पर पर्सन जो एक्सीडेंट्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से ही देखेंगे, सतही तौर पर देखेंगे, तो सुपरफिशियल लेवल पे देखेंगे तो हमें ये लगेगा नहीं नॉर्मल डे में ही खतरा ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। सो द पॉइंट हियर इज़ कि स्टैटिस्टिक्स का इस तरीके से गलत इस्तेमाल होता है। जो हकीकत होती है उसको
दबाया जाता है और जो हकीकत नहीं होती है तो उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। और इसी तरह अगर लोग जो है, जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, जो इसका यूज़ कर रहे होंगे, अगर वो करप्ट होंगे, वो उनकी इंटेग्रिटी सही नहीं होगी, वो ईमानदार नहीं होंगे, तो वो फिर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स का, और फिर गलत इमेज जो है लोगों के सामने रख सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में या चीज़ों के बारे में या किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऐसा हो सकता है, तो ये पॉसिबल बनता है, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी हो सकता है, तो उससे हमें बचना होगा। आई होप कि आज के लेक्चर में आपने अच्छे से समझा कि जो स्टैटिस्टिक्स है, एक तो हमने लिमिटेशन के बारे में बात की, दूसरा हमने सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की, और तीसरा हमने नेचर के बारे में बात की। एंड आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी